हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमित उपमन्यु। आज मैं आपसे जेई आईआईटी जेई को क्रैक करने के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा जो आपकी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। नॉट ओनली दैट, विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आईआईटी जेई प्रिपरेशन, लाइक आप सेल्फ स्टडी कैसे करें, आपको शेड्यूल्स किस तरह से बनाने चाहिए, आपको टेस्ट किस तरह से लेना चाहिए, और भी कौन सी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईआईटी जेई को क्रैक करने के बारे में, ये मैं आपसे कुछ पॉइंट्स आज शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आईआईटी जेई के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले आपको सबसे पहले तो अपने आप को ये एड्रेस करना होगा दोस्तों कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन। नाउ फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ के लिए वो शायद 3 इडियट्स के रेंचो की तरह होंगे जिसे मशीनों से प्यार होगा। कुछ के लिए इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप यू कैन सीक अ वंडरफुल जॉब। आप वहाँ से बहुत जो आप देखते हैं कि हम करोड़ों के पैकेजेस ले सकते हैं, हम लाखों रुपए के पैकेजेस ले सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो न सिर्फ एक दीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, बट वो एक पूरा लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस है। वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। सो इट डेवलप्स योर पर्सोना एज ए होल। तो आप उसको उस प्लेटफॉर्म की तरह देखेंगे। कई स्टूडेंट्स के लिए एक आईआईटीएन बनना ही एक वो रिस्पेक्ट, वो एक यू में से एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, द प्राइड एंड प्रेस्टीज एसोसिएटेड विथ बीइंग एन आईआईटीएन। पर जो हमें हमेशा लगते आया कि हमें आईआईटीएन क्यों बनना, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इस बात को मैं एड्रेस करता हूं कि आईआईटीएन बनना ही क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन माई सोसाइटी, मैं अपने समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ, तो आपके पॉजिटिव चेंज को दुनिया एक्सेप्ट तब ज़्यादा करेगी जब आपके पास में स्ट्रेंथ होगी। और आईआईटीएन बनना आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ देता है। इसमें हमेशा दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देता हूँ क्लासरूम में कि मान लीजिए आपके स्कूल में किसी दिन कोई स्वामी जी प्रवचन देने आए, आपके प्रिंसिपल मैम उनका इंट्रोडक्शन करवा रही हैं और प्रिंसिपल सर या मैम कहते हैं कि ही इज़ स्वामी XYZ, फॉर एग्जांपल XYZ, और इन्होंने पहले बीटेक किया आईआईटी बॉम्बे से, और उसके बाद में इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया, और फिर इन्होंने संन्यास ले लिया, ये आज आपको कुछ बताएंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्योंकि उन स्वामी जी के इंट्रोडक्शन में IIT, IIM जैसे ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, तो आपको उनकी बातें सुनने के लिए आप ज़्यादा तत्पर होंगे। वहीं अगर आपके प्रिंसिपल मैम बोलती कि ये स्वामी XYZ हैं, इन्होंने क्या है, इनसे कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या संन्यास ले लिया और इन्होंने घर छोड़ दिया ऐसा, तो घर में हुई खटपट, तो बाबा चले मठ पर वाले अंदाज के स्वामी जी हैं, तो आप ही शायद उनकी बात ना सुने। तो आईआईटीएन बनना आपको वो स्ट्रेंथ देता है जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगे तो आप समाज आपकी बातों को सुनने के लिए ज़्यादा तत्पर होता है। सो दैट स्ट्रेंथ इज टू बी एन आईआईटीएन इज टू अचीव, इज टू एक्वायर दैट स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जान लें। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज बेसिकली एन एंट्रेंस एग्जाम टूवर्ड्स आईआईटीज़। भारत सरकार ने एकेडमिक एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में IITs कहते हैं। 23 अब IITs हो चुके हैं टोटल। दे आर 23 नंबर्स एंड उनमें एंट्रेंस के लिए जो एग्जामिनेशन होती है वो जेई एडवांस्ड होती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड। पर सन 2012 से एक पैटर्न में चेंज किया गया। अब सभी स्टूडेंट्स पूरे भारत से तकरीबन 13.5 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी में जाने का ड्रीम लेकर चलते हैं। उन 13.5 लाख स्टूडेंट्स को सबको अपीयर करना होती है पहले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। अब ये जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन है, इसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, एंड PCM का 11-12 के सिलेबस का एक 3 घंटे का पेपर होता है पूरा, जिसमें आपको पिछले जो सालों का पैटर्न रहा है कि आपको 3 घंटे में 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होते हैं। सो इट्स अ बेसिकली स्पीड बेस्ड एग्जाम जिसमें आपको कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो 13.5 लाख जेई मेन अपीयर करते हैं, इनमें से 2 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है फॉर जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड इज द रियल IIT जेई पेपर।
जेई एडवांस्ड में 2 पेपर लिए जाते हैं, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है 11-12 सिलेबस का, और 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन पर होते हैं। और इन दोनों पेपर्स का स्कोर मिलाकर जो टॉप तकरीबन 10,000 सीट्स हैं आईआईटीज़ में, तो टॉप 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आईआईटी में पढ़ने का एक मौका मिलता है। सो दिस इज़ बेसिकली पैटर्न ऑफ जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें एक क्लॉज और है जिसे अभी रिसेंटली ही चेंज किया गया है। इसमें आपके 12th बोर्ड के परसेंटेज की भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। 12th बोर्ड में फॉर जेई मेंस एज वेल एज फॉर जेई एडवांस्ड यू रिक्वायर 75%। 75% 12th बोर्ड में कंपलसरी होते हैं। सो दिस इज अबाउट पैटर्न ऑफ जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द अल्टीमेट रिक्विजिट्स टू क्रैक जेई। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं? क्या आप वाकई में खुद से पूछें कि आप वाकई में आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं? क्या आप इस एग्जामिनेशन को तैयारी करना चाहते हैं? इज दैट डिज़ायर, दैट बर्निंग पैशन इज देयर? बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स होता है कि मेरे दोस्त आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी आईआईटी की तैयारी करना है, या वो पीयर ग्रुप होता है, पीयर प्रेशर होता है कि हमें भी इस तरफ जाना है। आप अपना डिसीजन उस पर मत लीजिए। आपको अगर वाकई में लगता है, हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं और मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको वाकई में लगता है इफ़ मशीन्स थ्रिल्स यू, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल, आप डीआरडीओ में जाने का सपना देखते हैं कि आप देश के लिए मिसाइल बनाएंगे, आप कंप्यूटर में कुछ मान लीजिए कोई एक बड़ा गूगल टाइप का कुछ बनाएंगे अपने देश के लिए, ऐसा कुछ आप सोचते हैं और अगर वो आपको थ्रिल करता है, इसका मतलब अभी आप में वो डिज़ायर बन रहा है। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होगी कि खुद से ये पूछना कि क्या मैं वाकई में आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आगे का जो हार्ड वर्क होगा, मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी जेईई इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। आई ऑलवेज से आईआईटी जेईई इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन, रादर इट इज़ अ डिफरेंट वन। ये एक अलग परीक्षा ज़रूर है। तो इस परीक्षा को क्रैक करने के जो नियम होंगे उनमें ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। आप उस दिन का थ्रिल अपने मन में हमेशा रखिए कि आपने 2 साल ज़बरदस्त मेहनत की, अब आपका आज आईआईटी का रिजल्ट आने वाला है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं, आप वहाँ पर अपना रोल नंबर डालते हैं और बड़े ही धड़कते दिल से आप रोल नंबर एक बार वापस से चेक करते हैं कि सही डाला है ना, एंड देन यू प्रेस योर एंटर की, और जब वो एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू बीन सिलेक्टेड फॉर आईआईटीज़, यू बीन कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, और आपकी ऑल इंडिया रैंक ये है, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन, वो जो एक जॉय है, आप उसे अगले 2 साल तक कैरी कर सकेंगे। ये डिज़ायर आप में होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर्टेनली हार्ड वर्क। मैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहेंगे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, अभी कार्तिक, शार्विक जोन टॉपर्स बने, दिल्ली जोन टॉपर्स, कानपुर जोन टॉपर्स, लास्ट ईयर मुकेश था ऑल इंडिया रैंक 3। आप जब इन रिजल्ट्स को देखते हैं तो आपको पहले लाइन क्या स्ट्राइक करती है? आप में से कई स्टूडेंट को स्ट्राइक करते होंगे कि ये एक अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, इनका एक ब्रिलियंस होता है। नो डाउट दे आर ब्रिलियंट एज यू आर, बट सबसे ज़रूरी बात, मैंने मुकेश को अपने कैटलाइजर पे एक केबिन में 17 घंटे भी एक साथ पढ़ते हुए देखा है। सो दैट हार्ड वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रिलियंस। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उतना हार्ड वर्क शायद उतना बेहतर ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। दे स्टार्ट ऑफ, वो बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं, शुरुआत के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा अपना मोटिवेशन से पढ़ाई करते हैं, पर धीरे धीरे जब सिलेबस बढ़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपने 10th तक जितना पूरा सिलेबस अपनी एंटायर लाइफ में पढ़ा होगा, आईआईटी का सिलेबस उससे तकरीबन 3-4 गुना तो है, और एप्लीकेशन पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को जब वो दिखता है, वो एक रियलिटी देखते हैं, तो वो हार्ड वर्क उतना अपना नहीं कर पाते। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन, जो रिक्विजिट बहुत बड़ी होती है दोस्तों, वो है कंसिस्टेंसी। नो, कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ हैबिट टू सेल्फ स्टडी डेली।
देखिए IIT JEE का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसमें तकरीबन 80 चैप्टर्स हैं और आपको हर चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, आपको एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो तकरीबन अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन में देखें तो आपको तकरीबन 20,000 क्वेश्चंस के सामने से गुजरना पड़ता है। अब आपको सोच के ऐसा लगेगा कि सर 20,000 क्वेश्चंस, क्या मैं उसे कर सकता हूँ? पर यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आता है और वो है कंसिस्टेंसी। नाउ टू हैव दैट कंसिस्टेंसी व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपने एक नियम बना लिया कि मैं रोज 50 और 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू फॉलो दैट रूल, आपको वो करना ही होगा। अब अगर मान लीजिए आप रोज के 50 क्वेश्चन करते हैं तो आप एक हफ्ते में अगर 5 दिन भी ऐसा कर पाए, इफ़ यू कैन डू दिस फॉर 5 days इन अ वीक, आप 250 क्वेश्चंस पर वीक सॉल्व कर रहे होंगे, आप इन अ मंथ मोर देन 1000 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन में देखें तो आप आसानी से 20,000 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट टू डू 50 क्वेश्चंस डेली, ये कुछ वैसे ही है दोस्तों कि एक दिन सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए उठना आसान है शायद, लेकिन रोज सुबह 4 बजे उठना कठिन है। तो रोज 50 क्वेश्चन हमारा बिना किसी लैब्स के हम लोग कर पाएँ, ये कंसिस्टेंसी IIT आपसे डिमांड करती है। तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान होने वाली है। And obviously there is one more important aspect of JEE preparation is friends to have a converged life. एक regimented life होना बहुत ज़रूरी है। You need to stream your life. Like अभी कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास there are lot of deviations and distractions. कई बार फ्रेंड्स हो गए या सोशल नेटवर्किंग हो गया, ये सभी हमारे लिए बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस प्रिपरेशन में। देखिए IIT JEE रिक्वायर्स डेप्थ, IIT JEE को डेप्थ की ज़रूरत होती है, और अगर IIT JEE को डेप्थ की ज़रूरत है, तो आप सोचिए कि किसी क्वेश्चन में आप गहराई में उतरते हैं और उस समय अगर मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है और आप अब उस डेप्थ से खुद को ऊपर खींच के वापस से वो मैसेज देखने लगते हैं, तो आप वापस से सरफेस पे आ गए। तो इसमें फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उस गहराई तक नहीं जा पाते जो IIT JEE जैसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि अगले 2 साल तक जो आपका IIT JEE प्रिपरेशन का जो एक टेन्योर है, इस टेन्योर में आप ये जो सोशल नेटवर्किंग हो गया, फ्रेंड्स हो गया, इसको आप बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करें और आप डिस्ट्रैक्शंस जितने ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। दोस्तों फ्रेंडशिप के बारे में भी हमारा इसमें एक यही कहना है कि आपको अपनी लाइफ को इतना स्ट्रीमलाइन रखना है कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं उन फ्रेंड्स के गोल आपसे नीचे तो नहीं। हमेशा दोस्ती उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ रखना, उन्हीं लोगों के साथ रखना जिनके अपने लाइफ को लेकर गोल या तो आपके बराबर या आपसे ऊपर हो। मैं ये नहीं कहता कि आपका हर फ्रेंड IITian बनना चाहे, पर हो सकता है वो क्रिकेट के प्रति पैशनेट हो सकता है वो म्यूज़िक सीखने में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो वो आपको बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे फ्रेंड से हमें दूरी रखना बहुत ज़रूरी होता है जिनके लिए इस फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज़ हुई और एंड्रॉयड का नया वर्जन कौन सा चल रहा है, और जिनके लिए लाइफ कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं बातों में सिमट कर रह गई है। तो इन 2 बातों पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी लाइफ से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वाले पॉइंट हैं उन्हें कम करना, और दूसरा हमारी फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अभी टॉप रैंक्स निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट आई वॉज इन्वाइटेड बाय DPS, अभी उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, तो वहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं भी अंडर 100 रैंक लाना चाहता हूँ, मुझे कितने घंटों की पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेरे नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए। आई इंस्टेंटली रिप्लाइड 24 आवर्स। तो एक जो पॉइंट टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 24 आवर्स कोई कैसे पढ़ सकता है, पर जो टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो ये नहीं कि आप 24 घंटे किताब आपके सामने बुक्स हों, आपके सामने कॉपीज़ हों और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन लगातार अपनी सोच चलते रहना उन सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं आपको जस्ट मेरे ही एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। अभी जो डेली जोन टॉपर रहा कार्तिक, एक बार क्लास में जब मैं थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा रहा था तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे ही बोल दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन करवाया। तो वो डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स लेकर डिराइव करते हैं।
तो क्यूबिकल बॉक्स में डेरिवेशन रिलेटिवली आसान होता है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि इस क्वेश्चन को स्फीयरिकल कंटेनर लेके भी डिराइव किया जा सकता है इस इक्वेशन को। अब ये मैंने क्लास में ऐसे ही बोल दिया था। उसके तकरीबन 6 महीने बाद कार्तिक मेरे पास एक सॉल्यूशन लेके आया कि सर मैंने इसको स्फीयरिकल कंटेनर लेके डिराइव किया, उसमें मुझे एक एजम्पशन लेना पड़ा, तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि जो मैंने एजम्पशन लिया है वो सही है या नहीं, और ये एजम्पशन मैंने क्यों लिया हुआ है। मैंने उसका डेरिवेशन देखा और फिर मैंने उसे समझाया कि वो एजम्पशन क्यों लेना हमें ज़रूरी है और हमने क्यों उसका जस्टिफिकेशन दिया। पर सबसे खास बात देखिए, क्लास में बोली हुई एक लाइन कि इसको आप स्फीयरिकल कंटेनर लेकर भी कर सकते हैं, उस स्टूडेंट ने 6 महीने तक याद रखा और उसने उसको ट्राई किया जब वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा था। तो ये लगातार बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर आपने जो मेथड बताई, आपने जिस तरीके से बताया, इस क्वेश्चन को मुझे एक मेथड से करते आ गया, दैट्स ओके, अब मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ और मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं, वो स्टूडेंट हमेशा हम हमेशा कहते हैं दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं और वो आने दीजिए, नई मेथड्स आने दीजिए। लेट योर टीचर्स गेट सरप्राइज बाय यू। आपके टीचर्स को आप सरप्राइज दीजिए कि आप ऐसी कुछ मेथड्स निकालिए। तो ये थॉटफुलनेस होना, ये 24 आवर्स चर्निंग होना टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब जैसे आप में डिज़ायर है, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन यू शुड हैव अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के बारे में आप भी शायद मुझसे एग्री करेंगे, और मेरा जो अनुभव आया है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब भी स्टूडेंट ऐसा बहुत स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, 4 से 6 फिजिक्स पढ़ूँगा, फिर ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर इस तरह का वो हर दिन में तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल टाइम डिवाइड करके ब्रेक लेने का, ऐसा जब टाइम टेबल बनाते हैं तो मेरा ये देखने में आया है, और स्टूडेंट्स भी मुझसे इस बारे में एकमत होते हैं, कि उस पूरे टाइम टेबल में जो सबसे रिलीजियसली फॉलो होते हैं वो है ब्रेक्स। तो आप अपने लिए ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल मत बनाइए कि रोज़ 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है या इस तरह का करना है, नहीं। चैंपियंस जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं और जो मैं सजेस्ट करता हूँ उन्हें, वो ये कि यू शुड हैव अ वीकली टाइम टेबल। जैसे मान लीजिए आपने आज मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ना शुरू किया, आपने अपना जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो आपके तय हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन सी बुक्स आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आप टाइम लीजिए कि इस चैप्टर को करने में मुझे कितना समय लगेगा, और फिर अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं 4 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ के लेकिन ये चैप्टर को पूरी डेप्थ में तैयार कर लूँगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बिकॉज तब आप उस डेप्थ में जा पाते हो। तो मुझे लगता है कि टाइम टेबल हमेशा इसी तरह से बनने चाहिए। और दूसरा, आप हमेशा अपने पास एक शीट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव अ शीट एट योर स्टडी रूम, और उस शीट में आप ऐसा लिखिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स की बनाइए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की शीट है, उसमें नीचे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स। अब आप क्या कीजिए, आप अपने रिसोर्सेज लिखिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप मान लीजिए कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसे एचसी वर्मा सर की बुक सॉल्व करते हैं तो आप वो करेंगे। फिर आप जैसे कैटलाइजर का मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, फिर आपने कोई मॉड्यूल सॉल्व किया, आप इरोडो सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कीजिए, आप टिक लगाते जाइए कि जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे, एनसीईआरटी डन, एचसी वर्मा सर बुक डन, मॉड्यूल डन, इरोडो डन। तो आपके पास हमेशा ये दिखते रहेगा कि कहाँ कहाँ पर अभी मेरे टिक नहीं लगे हैं, तो वो आपको याद दिलाते रहेगा कि आप प्रॉपरली कि अच्छा इस चैप्टर में अभी मैं उस गहराई तक नहीं जा पाया हूँ, इसमें मेरा ये टिक इरोडो वाला बचा हुआ है, या ये मुझे एक सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको अपना वीकली टाइम टेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और आप इस तरह से अगर उसे फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपरली सब्जेक्ट में जो डेप्थ रिक्वायर्ड है उस तक भी जा पाएंगे, जो रिक्वायर्ड डेप्थ है, और साथ में हमारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होते जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, अब इस टाइम टेबल के साथ में यू शुड हैव अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। जैसे आप एक चीज़ हमेशा कीजिए, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये बैठा हुआ रहता है कि IIT JEE इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना,
फॉर्मूले डिराइव कर पाना, सब्जेक्ट की डेप्थ में उतर पाना तो बहुत अच्छा है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये पहली स्टेप है। लेकिन एक दूसरी स्टेप जो कई बार स्टूडेंट्स थोड़े से, जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें थोड़ा सा एक फंबल करते हैं, वो होता है कि जो एक लैप्स आता है वो होता है कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल यू शुड प्रिपेयर अ फॉर्मूला कॉपी, इट हेल्प्स यू अलॉट। फॉर एग्जाम्पल अब आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री ही देखिए मैथ्स का, तो उसमें आपके पास नियरली 150 फॉर्मूला से ऊपर है। अब आपको वो तुरंत याद आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको स्पीड बनेगी। अब जो एग्जामिनेशन का लेवल जा चुका है उसमें डेप्थ के साथ साथ यू शुड हैव स्पीड ऑल्सो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बराबर डेप्थ पे होते हैं, आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे निकलेंगे जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को कम समय में कर सकें। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टूडेंट, एक मेरी स्टूडेंट रही है, अब शी इज़ परसुइंग PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, अभी वो जापान में है। लेकिन जब उसने IIT JEE दिया था 2011 में, शी लॉस्ट अराउंड 500 to 1000 रैंक, सिंपली इसलिए कि उसको फॉर्मूले ठीक समय पे याद नहीं आए। मैंने उसका पेपर देखा बाद में, तो मैंने देखा कि उसने हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट डिराइव किया, जबकि तकरीबन 5 से 10 ऐसे सवाल हम लोग फिगर आउट कर पाए कि जिनमें अगर उसे फॉर्मूला सही समय पे याद आ जाता तो वो शायद 10 से 15 सेकंड में उन क्वेश्चन को थ्रू कर सकती थी। उससे उसकी रैंक में बहुत इंप्रूव होता। आखिर में उसके पास टाइम ही नहीं बचा। तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए फॉर्मूला कॉपी आपको बनाना बहुत ज़रूरी होगा, और इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखिए, रिवाइज फॉर्मूला कॉपी रेगुलरली। आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज ना करें, बल्कि आप स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको वो एप्लीकेशन में हेल्प करता है कि अच्छा इस सवाल में मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था, या जब भी मान लीजिए बॉडीज़ में कोलिजन होता है तो उसमें मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो वो आप जब एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स रिवाइज करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, वो है बुक्स का सिलेक्शन, दूसरा टेस्ट टेकिंग। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो जनरली स्टूडेंट से हम लोग जब क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक हम हमेशा उन्हें बताते हैं क्लासरूम में कि देखिए इस एग्जामिनेशन का, अगर मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर आप मुझसे कहें कि सर इसका कोई रूल टू सक्सेस है, इज देयर एनी रूल फॉर सक्सेस, तो मैं कहूँगा कि इस एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा रूल यही है कि देयर इज़ नो रूल, एवरीवन इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, हर एक अलग अलग है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देखेंगे तो इस साल जो डेली जोन टॉपर निकला कार्तिक, या फिर ऑल इंडिया रैंक 24 2013 चहल, ये बच्चे कैसे थे, इन्हें मैंने पढ़ाया तो मैंने जो ऑब्जर्व किया इन्हें पढ़ाते समय क्लासरूम में, कि ये बच्चे क्या करते थे, कम क्वेश्चन में ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते थे। जैसे ये डायरेक्ट इरोडो सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और उससे ये ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे पर क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स ली। वहीं अपने कैटलाइजर पे जो 2015 जेई टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 3 मुकेश, या गोविंद हो गया उससे एक साल पहले जिसके ऑल इंडिया रैंक 3 थी, ये बच्चे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते थे, ये ऑब्जेक्टिव भी खूब सारे करते थे। तो ये जो एक अलग अलग होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई का तरीका अलग होता है, तो हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, इसलिए हो सकता है कि आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव करें और उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब्जेक्टिव में मैं उतना भी एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ऑब्जेक्टिव से अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं और फिर उसको आप टेक ऑफ ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, वो है टेस्ट। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जब टेस्ट में देखें तो ये देखा कीजिए कि आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। अभी जैसे जस्ट मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा क्लासरूम के बाद में, उसने कहा ड्रॉपर्स बैच का स्टूडेंट है और काफ़ी परफॉर्मिंग गुड, उसने कहा कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट में हमेशा टेस्ट में स्कोर अच्छा आ जाता है, लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट में स्कोर कम रह जाता है। तो मैंने बोला कौन से सब्जेक्ट में कम रहता है बेटा, तो उसने बोला फिजिक्स में। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ऐसा तो नहीं करते हो तुम कि फिजिक्स सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करते हो। उस स्टूडेंट ने बोला सर एग्जैक्टली मैं यही करता हूँ, मैं फिजिक्स सबसे आखिरी में ही अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम स्पीड है। तुम 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते। अब इसको टैकल करने का सबसे बेहतर तरीका जो मैं
हमेशा हम लोग कैटलाइजर के क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप जब भी टेस्ट दें तो टेस्ट को आप इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म मानने के बजाय लर्निंग प्लेटफॉर्म मानिए, बदल बदल के देखिए। जैसे कभी फिजिक्स पहले कीजिए, कभी फिजिक्स बाद में कीजिए, कभी मैथ्स पहले कीजिए, कभी मैथ्स बाद में कीजिए, कभी बिल्कुल टाइम आप हमेशा घड़ी लेके बैठें और टाइम आप सेट कर ले कि 50 मिनट्स फिजिक्स ओवर, 40 मिनट्स केमिस्ट्री ओवर, 1.5 आवर्स टू मैथ्स, या अपने हिसाब से जो आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्ट लगता है। किसी स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है तो वो मैथ्स 1 घंटे में कर लेगा, ऐसा। पर ये आप फिर एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनाइए। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला कॉपी का कहा, यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर वन टेस्ट एनालिसिस कॉपी, और उसमें आप ये लिखते जाइए। हम लोग कैटलाइजर पे वो टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनवाते हैं स्टूडेंट से, कि उसमें आप लिखते जाइए कि इस टेस्ट में आपसे किस तरह का आपने पैटर्न फॉलो किया। 2 लाइन में लिख लीजिए कि आपने पहले ये अटेम्प्ट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और आपका स्कोर पैटर्न कैसा रहा। दूसरा, ट्राई टू टेक एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, क्योंकि कई स्टूडेंट के साथ देखा गया कि शुरुआत के 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस 3 घंटे के टेस्ट में और आखिरी के 1.5 घंटे के परफॉर्मेंस में देयर इज ह्यूज डिफरेंस। सो आपको टेस्ट के आखिरी मोमेंट तक अपना मोटिवेशन बरकरार रखना है, आखिरी मोमेंट तक, क्योंकि आईआईटी का पेपर 6 घंटे का होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अनदर एस्पेक्ट इज अबाउट सिली मिस्टेक्स। देखिए, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया लेकिन सर मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, 2+3 करना था 2x3 कर दिया। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नेवर गेट सो ऑब्सेस्ड विद सिली मिस्टेक्स। आप सिली मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सिली हैं। देखिए, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको 2+3 करते ना आता हो, लेकिन 2+3 की जगह 2x3 हो जाना, ये हम फिजिक्स की भाषा में बोलो तो ये सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ये रैंडम एरर है और आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। इवन AIR1 डज सम सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स, सभी करते हैं। लेकिन आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है अपने कंटेंट डेवलपमेंट। जनरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर सो ऑब्सेस्ड विद सिली मिस्टेक्स कि, और मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि क्या आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे आप जितना फोकस करते हैं, नो डाउट उनका वेटेज IIT में 50% है मिलाकर, पर क्या आप इलास्टिसिटी जैसा छोटा चैप्टर या एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन जैसा छोटा चैप्टर भी उतनी ही शिद्दत से तैयार करते हैं? सो कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट रादर देन सिली मिस्टेक्स। 2011 की बैच में एक स्टूडेंट था हमारा, वी आर एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट रैंक फ्रॉम हिम कि वो तकरीबन 1000 के आसपास रैंक निकालेगा और काफ़ी अच्छा कर रहा था। लेकिन जब IIT का पेपर हुआ तो उसकी रैंक आई 5000 के बाहर। तो जब व्हेन वी सेट टुगेदर, मैं उसके साथ बैठा कि प्रॉब्लम कहाँ रही, तो उसने बताया कि सर देखिए मुझे सब मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मेरी कितनी सिली मिस्टेक्स हो गई। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ठीक है, सिली मिस्टेक्स आर ओके, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमारा उतना अटेम्प्ट नहीं हुआ है या हम हर चैप्टर पे उतना बेहतर ढंग से नहीं कर पाए। देन आई सजेस्टेड हिम टू टेक अ ड्रॉप। मैंने उसे ड्रॉप सजेस्ट किया एंड ही टुक ड्रॉप। जब 2012 में उसने वापस से JEE अटेम्प्ट किया, आपको आश्चर्य होगा कि उससे फिर से सिली मिस्टेक्स हुई। यानी आपको आश्चर्य होगा कि 60 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स हुई थी। 19 5s are 95 लिखने के बजाय ही रोट 85। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लेने के बजाय वो इस पर हॉरिजॉन्टल ला रहा है, ले वर्टिकल रहा है। 60 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स, लेकिन आपको आश्चर्य होगा नेक्स्ट ईयर उसकी रैंक 300 के अंदर थी। अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि होता क्या है कि अगर IIT का पेपर मान लीजिए 500 मार्क्स का है, तो आप जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप हर चैप्टर उतनी शिद्दत से और हर कॉन्सेप्ट, हर छोटे से छोटे टॉपिक को उतने शिद्दत से नहीं पढ़ते, तो कई बार 500 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होती। आपकी प्रिपरेशन कुछ 400 के आसपास की होती है। पेपर की प्रेशर सिचुएशन में आप उसमें से भी अटेम्प्ट 350 का ही कर पाते हैं, और फिर उसमें अगर आपके मान लीजिए 50 नंबर की सिली मिस्टेक्स हो जाए तो आपका स्कोर 300 पे आ जाता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि अगर आप सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार करें तो आपका कंटेंट 500 मार्क्स का होगा। आपका कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट मान लीजिए 480 मार्क्स का करेंगे, फिर अगर आपकी 50 नंबर की सिली मिस्टेक्स भी हो गई तो आपका स्कोर 430 होगा, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो बेसिकली यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट डेवलपमेंट, कि आप अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, उतनी डेप्थ तक जाएं, छोटे से छोटे चैप्टर की बारीकियों में जाएं, rather than getting so obsessed with silly mistakes। देखिए, एक दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी ये होती है कि they see others। सर मेरा टेस्ट में ये स्कोर रहा लेकिन उसका स्कोर तो सर इतना ज़्यादा रहा। हमेशा
हमेशा फ्रेंड्स एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, डोंट सी द वर्ल्ड। आपको लगता है सर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई शुड सी द वर्ल्ड कि बाकी मेरा कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है। बिलीव मी, डोंट सी द वर्ल्ड, रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन एबिलिटीज। यू शुड कम्पीट विथ योर सेल्फ। आपको क्या करना चाहिए कि पिछले टेस्ट में मेरा ये परफॉर्मेंस था, मेरी ये मिस्टेक्स रहीं, इस बार क्या मैं उसी लेवल के पेपर में क्या अपना परफॉर्मेंस 10% इंक्रीज कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ देखने जाएंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 और कई बार ऑल इंडिया रैंक 10 के बीच में भी 15% मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो अगर ऑल इंडिया रैंक 10 वाला ये सोचने लगे कि वो तो मुझसे 15% नंबर ज़्यादा लाया है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी ऑल इंडिया रैंक 10 को भी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज समथिंग लाइक आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने आप से कॉम्पीट करते हुए अपने टेस्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जाता हूँ। अदरवाइज आप अगर दूसरों को देखते रहेंगे कई बार, तो वो आपको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो एक प्रोपेलिंग फैक्टर होता है कि सर मैं जब उसको पढ़ते हुए देखता हूँ या वो जिस तरह से पढ़ता है तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। इफ इट इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू, ग्रेट, बट इफ इट इज़ डीमोटिवेटिंग यू, तो आप बिल्कुल मत देखिए। आप अपना पैटर्न रखिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। एक बात मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में। देखिए, बीइंग अ टीचर वी ऑलवेज मोटिवेट यू, मीन्स हम हमेशा करते हैं और हमेशा टीचर्स अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अपने स्टडी रूम में एक बड़ा सा पोस्टर लगाओ, उस पर अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखो कि हम ये रैंक अचीव करना चाहते हैं, एंड देन गो फॉर इट और वो सब। आई डू एग्री, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू शुड गो फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 ओनली। आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल, अपने डेडिकेशन का लेवल वही रखना चाहिए। पर दूसरा एक ज़रूरी एस्पेक्ट इसमें यह है कि यू शुड ऑल्सो नो योर लिमिटेशंस। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि एक तो आप अपनी टॉप रैंक लिख लो कि जो आप चाहते हो और उतनी ही मेहनत करो, लेकिन एक रैंक ऐसी भी लिख लो कि अगर आपकी ये भी रही तो आप खुश होंगे। नाउ इट हैज़ क्रिएटेड मिरेकल्स। वाई? बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा। 2013 का पेपर चल रहा था, चहल अनीमा हु गॉट 24th रैंक, उसका पहला जो जेई का पेपर था, उसका पहला जेई का पेपर ना उसकी एक्सपेक्टेशन पे उतना अच्छा जा पाया, ना हमारी एक्सपेक्टेशन पे उतना अच्छा जा पाया। एंड ऑलमोस्ट यू वोंट बिलीव, उसका फिजिक्स में स्कोर नियरली 50% पे था। 2 पेपर के बीच में जो 2 घंटे का गैप हुआ, उसमें मैंने उसे यही समझाया कि चहल देख, तुझे अल्टीमेटली लेना तो IIT पवे में मैकेनिकल था ना, और तुझे वो जितना तेरा ये पेपर गया है ना बेटा, अगर दूसरा पेपर भी उतना चले गया तो तुझे मिल जाएगा, डोंट वरी, इतना गया है अपना। सेकेंड पेपर के बाद में चहल बोलता है कि सर मेरा इतना अच्छा पेपर गया कि जितना मेरा आज तक कैटलाइजर पे भी उतना अच्छा पेपर नहीं गया था, और उसका सेकेंड पेपर में फिजिक्स में स्कोर था 60 आउट ऑफ 60, फुल मार्क्स। ये जो अंतर होता है कि आपने अपनी एक बेंचमार्क बना लिया। फाइनली ऑल इंडिया रैंक 24 लगने के बाद में भी उसको एक जो इनर कॉलिंग थी उसने मैकेनिकल ही लिया, ही ओपन मैकेनिकल दैट ईयर, लेकिन उसने एक बेयर मिनिमम डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी ये भी रैंक लगेगी तो आई विल गेट व्हाट आई वांट। तो उससे क्या होता है, आपके ऊपर से अननेसेसरी एक प्रेशर हट जाता है। आप अपनी लिमिटेशंस जानिए। हर स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा परफॉर्म करने वाला। तो कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इन सबको बैलेंस बनाते हुए ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आप 2 साल तक आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट में आपका स्कोर थोड़ा उतना अच्छा नहीं भी जा पा रहा है, तो आप अपने आप को कोसिए मत। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ बिकॉज दैट इज़ ऑल। लाइक यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि आप 2 साल तक पेपर देने तक तो अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएँ। ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। सो क्रिएट अ लोअर बेंचमार्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से एक वो भी रखिए, वो आपको हेल्प ही करेगा प्रेशर रिलीज करने में। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सर्टेनली देयर विल बी टाइम्स, एट टाइम्स आपको ये लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। इवन आई हैव सीन, इवन मैं आपको एक इंसिडेंस छोटा सा शेयर करूं कि इवन कार्तिक, एक बार वो रात को 1:30 बजे का टाइम हुआ होगा, वो साथ में बैठा था और डाउट्स पूछ रहा था उसके।
तो डाउट्स पूछते पूछते उसने उसका थोड़ा सा चेहरा ऐसा उदास देखा। मैं पूछा कि क्या प्रॉब्लम बेटा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तबीयत खराब है? ही सेड कि नहीं सर, सब ठीक है, बस सर कभी कभार ऐसा लगता है कि वो 6 घंटे में 2 साल की सारी मेहनत 6 घंटे में सब कुछ खत्म। एक दिन पे डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है कि एक दिन पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो दिन आपका फेवर में नहीं रहा तो क्या होगा। यानी आप सोचिए कि जो स्टूडेंट आखिरी में फिर डेली जोन टॉपर बनता है, ऑल इंडिया रैंक 6 लाता है, उस बच्चे के मन में भी ऐसे ख्यालात आते हैं। ऐसा हर एक को लगता है, जो ऑल इंडिया टॉपर से लेकर सभी को, कि कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इसमें होता यह है कि इफ़ यू स्टूडेंट्स आर लकी इनफ, लाइक कि जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं कि वी आर टेकिंग एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स, हम लोग भीड़ नहीं ले रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट हमसे काफ़ी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे इन बच्चों ने इंटरेक्ट कर लिया, इस बात में सबसे ज़्यादा एक फ़र्क तो इससे पड़ जाता है कि अगर आपके मेंटर से इंटरेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट है और आप अपने मेंटर्स के पास आसानी से जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अपनी फैमिली से बात कीजिए। अपने टेस्ट ऊपर नीचे होंगे सभी बच्चों के, ऐसा नहीं होता कि हर एक टेस्ट बहुत अच्छा गया हो। सबकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर बस अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे आखिरी दिन तक कि नहीं मैं भी रेस में उतना ही हूँ, और आखिरी दिन तक जब तक IIT का रिजल्ट नहीं आए तब तक आप भी रेस में उतने ही होते हैं जितना कि कोई ऑल इंडिया टॉपर, तो आप अपने आप को अगर मोटिवेटेड रखते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टू विन द बैटल यू नीड टू बी इन द बैटल, बेसिकली वो आपको उसमें रहना होगा। तो आप अपने आप को ये हमेशा कहते रहिए कि मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना है, और आप फिर से ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उस चैप्टर की आप 8 बुक सॉल्व कर दीजिए, लेकिन आप अपना मैदान मत छोड़िए। अगर आप मैदान नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको वैसे भी आगे ले ही जाएगा। एक चीज़ आपके लिए शायद हो सकता है थोड़ी मुश्किल होगी, इट विल बी डिफ़िकल्ट, कि आप अगर थोड़ा लेज़र टाइम निकालिए। अगर आपको लेज़र टाइम मिलता है, कुछ आपके पास खाली समय है, देन यूटिलाइज प्रॉपरली योर लेज़र टाइम। दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को देखेंगे तो ही इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन आप उसको भी देखेंगे तो उसने भी ओपनहीमर के साथ चेस का मैच खेला हुआ है। आप उसको, वो शायद पियानो बजाते थे। तो बेसिकली आप अपने लेज़र टाइम में अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ रखिए जो आपको हेल्प करें। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास में लेज़र टाइम है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम एट कंप्यूटर्स। आप उसमें सोशल नेटवर्किंग और इस सब पे वो वेस्ट मत कीजिए। आप पार्क में घूमने जाइए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए। आप अपने डाइट प्लान के बारे में बात कीजिए। आप ऐसी कुछ एक्टिविटी कीजिए जो आपको वापस से उस लड़ाई के प्रति उसको और ज़्यादा आपको मदद कर सके। तो ये जो एक पॉइंट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि यू शुड यूटिलाइज योर लेज़र टाइम प्रॉपरली। लेज़र टाइम निकले, उसमें कई बार हमें बहुत बेहतरीन थॉट्स भी आते हैं, तो लेकिन अगर हम उस समय, अगर मान लीजिए हमने उसको वेस्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से वो थॉट्स भी नहीं आए, और फिर कहीं ना कहीं आप वो फटीग फील करेंगे। तो एक उसका ध्यान रखिए। दूसरा, यू शुड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फिटनेस। लाइक थोड़ा सा अगर आप वॉक कर सकें तो वो आपको न सिर्फ फिजिकली फिट रखेगा, बल्कि वो आपको आपका एक एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ डाइट। आप अपने को पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स रात तक पढ़ाई करते हैं, कई अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हैं, सबका पढ़ाई का शेड्यूल अलग अलग तरह से होता है, पर पढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली हम इतना ज़्यादा एक तरफ ना हो जाएं कि हम अपनी डाइट को वो उसमें नुकसान हो जाए। तो आप थोड़ा सा इस बातों पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो ड्राउजीनेस, वो थकान, वो फटीग भी कई बार परेशान करेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली एक हफ्ते कि फिर एक हफ्ते पढ़ाई कर ही नहीं पाए क्योंकि बीमार थे, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप एक अपने लेज़र टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए, और एक आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तो वो आपको प्रिपरेशन में, इनफैक्ट हम हमेशा कहते हैं कि अगर कार्य के लिए लिया गया ब्रेक भी कार्य ही है। इफ़ यू टेक अ ब्रेक फॉर योर वर्क, इट इज़ ऑल्सो अ वर्क। तो अगर आप उसको प्रॉपरली वर्क अपना ब्रेक ले रहे हैं तो इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। फ्रेंड्स, आई होप दीज ऑल टिप्स विल ईज आउट योर JEE प्रिपरेशन, और आपको वो काफ़ी मदद करेंगी अपनी प्रिपरेशन में। बट अबव ऑल, you should enjoy and love physics, chemistry and maths.
सो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्यार करते हैं और इफ़ यू एन्जॉय दो सब्जेक्ट्स रियली, तो ये सबसे बड़ा एक टिप होगा मेरी साइड से. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन. एंड if you have any queries or if you want some help, you can also write to me at mail ID sumit@catalyzer.in. Thank you very much. Thanks a lot.